सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये चैप्टर क्लास 10th में बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सीधे आपके 5 से 8 नंबर के सवाल बनते हैं। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होती है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दो चर, तो फिर हमारी क्या बन जाएगी, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। अब रैखिक समीकरण क्या होती है, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है और जो तृतीय पद है, इसमें तीन पद है, आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो जो प्रथम पद है उसकी घात क्या है, 1, और दूसरा पद है उसकी घात भी क्या है, 1। जिसकी घात कोई ना हो उसकी घात 1 होती है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि मैथ के लिए क्या है कि जिसका कोई ना हो उसका क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोई भी गुणज ना हो उसका गुणज 1 होता है। जिसकी घात कुछ भी ना हो उसकी घात 1 होती है। ठीक है, तो जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है। तो ऐसा कोई भी समीकरण या फिर ऐसी कोई भी समीकरण जिसकी घात, सभी पदों की घात 1 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अर्थात ऐसी कोई भी समीकरण जिसके सभी पदों की घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और समीकरण बनाने के लिए कंडीशन जरूरी होती है कि उसमें इज इक्वल टू के साइन के बराबर या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई भी कांस्टेंट पद होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म बनेगी, यानी कि उसका उसका मूल रूप, इसका जो मूल रूप होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी भी बताया था कि इक्वेशन बनाने के लिए जरूरी क्या है, कंडीशन कि उसके इज इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो a है और जो b है और जो c है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं अचर पद। अचर पद से मतलब है कि ये होंगे कांस्टेंट, यानी कि 1 2 3 कोई भी नंबर अनंत तक। और जो x y ये दोनों क्या है, ये है दोनों चर राशियां। चर चर पद कह लो या फिर चर राशि कह लो, चर राशि कह लेते हैं, चलो चर राशि। तो ये क्या हो गया हमारे चर राशि। चर राशियां क्या होती हैं, ए बी सी डी से लेकर कहां तक, जेड तक सारे अल्फाबेट क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें एक्स और वाई दोनों हों और उनसे मिलकर जो व्यंजक बना है जिसके बराबर में 0 है, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब रैखिक समीकरण में क्या है, सभी पदों की घात 1 होना जरूरी है। अब जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल बनाए तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, अब इसको हम एक बात देखिएगा आप कि इसके अंदर 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इसको हम दो चर वाली रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं, दो चर क्यों, क्योंकि इसमें एक तो चर हो गया हमारा x, दूसरा चर क्या हो गया हमारा y। एक है x और एक है y, तो इसमें दो अलग अलग चर हैं, दोनों एक ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे x और y, यानी कि दो चर हैं इसमें, और दो चर हैं इस समीकरण में, इसलिए क्या कहते हैं, इसको दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहीं अगर हम बात करते हैं एक ऐसी क्वेश्चन की, इसमें मान लीजिए लिखा है 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या इज इक्वल टू 0, तो क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, तो जवाब हुआ कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, दोनों में क्या है, दोनों पदों में x है, दो अलग अलग चर नहीं है। तो जब दो चर हो, वो x y भी हो सकते हैं, a b भी हो सकते हैं, c d भी हो सकते हैं, t f भी हो सकते हैं, तो यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर अलग अलग हो और उनसे मिलकर जो इक्वेशन बनी उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण में क्या होता है कि हर पद की घात 1 होनी चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम अब परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें 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 प्रत्येक
प्रत्येक पद की घात 1 हो और उसमें 2 चर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला है उसको एक बार क्लियर लिख देते हैं यहाँ पे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म की ना हो तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगी। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि जो रैखिक समीकरण है वो आखिर में होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल पर एक रेखा मान लेते हैं हम इस प्रकार है, इस तरीके से जा रही है। तो इस रेखा की हम मानते हैं कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि हम मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी? इस रेखा की समीकरण, जो भी रेखा कार्तीय तल पर जा रही है और उसको निरूपित करने के लिए जो भी समीकरण हमने बनाई वो क्या होगी? उसकी रैखिक समीकरण कहलाएगी। अब इसमें इन रेखाओं के हल होते हैं। अब हल क्या चीज होता है, हल को हम जानेंगे। ठीक है, अब हल क्या होते हैं? हल कह लो उसे आप, या फिर उसे आप कह लो शून्य कह लो, या फिर उसे आप सॉल्यूशन कह लो, इंग्लिश में बात एक ही है। हल कह लो, शून्य कह लो या सॉल्यूशन कह लो, बात एक ही है। तो रेखा के अब हम हल निकालना सीखेंगे। तो तरीके रेखा है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर हमारे पास ये समीकरण दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अब हमें क्या करना है? इसके हल निकालना है। इसके हल कितने होंगे? ठीक है, हल कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। चलो, हल निकालने के तरीके क्या हैं कि सबसे पहले हम जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, जो भी हमें समीकरण दे रखी है, उसको हम या तो x बराबर y के पदों में निकालेंगे या फिर y लेंगे तो x के पदों में निकालेंगे, यानी समीकरण को किसी एक चर के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि x हमने इधर लिया तो x इधर है, 6 इज इक्वल टू उस साइड है ही, तो यहाँ क्या करेंगे? 6 प्लस के 3y उधर क्या हो जाएंगे? माइनस के 3y। यहाँ क्या कर लिया हमने? जो ये इक्वेशन थी इसको y के पदों में कन्वर्ट कर लिया। x इज इक्वल टू क्या? 6 माइनस 3y। अब ये इस स्टेप के बाद हमारा अगला जो स्टेप रहेगा उसके बाद हम मानते हैं, अगर हमने x बराबर निकाला है y के पदों में तो हम क्या करेंगे? y के मान मानना स्टार्ट करेंगे। यही अगर हमने निकाला होता y बराबर, जैसे कि 3y इज इक्वल टू, अगर y के पदों में x के पदों में निकालते y का मान तो क्या होता? 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x, और उसके बाद हो जाता y इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3। तो इससे हम क्या कहेंगे कि हमने y का मान निकाला है x के पदों में, और इसको क्या कहेंगे? हमने x का मान निकाला है y के पदों में। दोनों ही कंडीशन में हम हल ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण के। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे, आप x को या तो y के पदों में लिख लिया, y को x के पदों में लिख लिया, दोनों ही तरीके सही हैं। अब निकालते हैं हल। अब हल कैसे निकालते हैं कि हम मानना चालू करते हैं। अगर हमने y के पदों में निकाला तो हम y को मानेंगे, तो माना। ये मानना आपके ऊपर है कि आप y का मान कुछ भी मान सकते हो, 0 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, माइनस के 1 मान सकते हो, माइनस के 2 मान सकते हो, यानी कि कितना भी बड़ा आप नंबर मान सकते हो और कितना भी छोटा नंबर आप उसका मान सकते हो y का, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप मान वही मानिएगा y का कि जिसको इसमें रखने के बाद जो x का मान है वो अपॉन के फॉर्म में, यानी कि बटे के फॉर्म में ना आए। देखिए, बटे के फॉर्म में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो वो फिर भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है सॉल्व करने में। वो तो फिर भी जाता है लेकिन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो आसानी किससे रहेगी? हम कि y का मान ऐसा मान है जिसको मानने पर क्या है? x का मान अपॉन के फॉर्म में ना आए। तो जैसे कि हम मान लीजिए y का मान मानते हैं, माना y बराबर 0 मान लिया हमने, तो y बराबर 0 मानेंगे तो इसमें मान रखते हैं हम, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 इंटू 0, y की जगह 0 रख दिया, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 माइनस 0, तो x का मान क्या आ गया? 6। तो यहाँ जो पहला हल निकला वो क्या निकला? हल लिखते हैं इस प्रकार, हल लिखते हैं ऐसे कि x का मान क्या है? 6, तो पहले x को लिखते हैं, y का मान क्या है? 0, तो हल पहला क्या आएगा? 6, 0। अब दूसरा हल निकालते हैं। इस प्रकार आप
किसी एक समीकरण के अनेकों हल निकाल सकते हो, कोई सीमा नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप निकाल सकते हो। तो दूसरा हल हम निकालते हैं। दूसरा हल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम, माना y का मान इस बार हमने क्या है, y का मान है 1, तो 1 माना तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो उसके बाद क्या है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ x का मान 3 आ गया। तो यहाँ क्या बनेंगे पॉइंट, जो हल बनेगा वो हल बनेगा हमारा, हल बनेगा 3,1, यानी कि दूसरा हल क्या निकला है 3,1। अब आपकी इच्छा है, अगर सवाल में कहता है कि कोई भी हमें समीकरण दे रखी है उसके 4 हल ज्ञात कीजिए, तो हल निकालने का तरीका यही है कि या तो x को y के पदों में लिख लीजिए या फिर y को x के पदों में लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, y का मान मानना चालू करेंगे यहाँ, और अगर यहाँ निकालना तो x का मान मानना चालू करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हमें क्या है 1 2, और ऐसे ही अगर आगे मान माने हम कि y बराबर 2 माना तो कुछ हल मिलेगा, 3 माना तो कुछ हल मिलेगा, 4 माना तो भी कुछ हल मिलेगा, तो हमें अनेकों हल मिल सकते हैं इस प्रकार। तो अब अगली बात क्या आती है कि इनको हम इस समीकरण का हल क्यों कहते हैं। अब हल क्यों कहते हैं इस बात को भी टैली कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास मौजूद था समीकरण, हमारे पास क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 थी। तो जो हमने पहला हल निकाला था वो पहला हल आया था 6,0। तो हम चेक करते हैं कि 6,0 हमने जो हल निकाला वो सही है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, अब यहाँ क्या है, x की जगह में क्लियर दिख रहा है कि x की जगह 6 है और y का मान क्या है 0। तो कोई भी किसी भी समीकरण का कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी बिंदु हल कब होता है, हल वो तब होता है जब उसका मान उसी समीकरण में रखने पर, उसके बिंदुओं का मान उस समीकरण में रखने पर या तो दोनों साइड बराबर आ जाए, या फिर अगर दूसरी साइड 0 है तो वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हल उसे तब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस समीकरण में x की जगह 6 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 प्लस 3 इंटू 0 बराबर में तो 6 है ही है, तो क्या आ गया 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अभी मैंने क्या बताया था कि या तो दोनों साइड बराबर आ जाए या फिर क्या हो, अगर उस साइड 0 है तो इधर भी 0 बन जाए, तो ये क्या हमारा हल बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। जैसे समीकरण क्या आती है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दूसरा हल क्या था 3,1, तो हल क्या है इसका 3,1, तो चेक करते हैं 3,1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान रखेंगे तो x की जगह 3 रखना है, तो 3 प्लस 3 गुणा 1 बराबर 6, तो 3 प्लस कितना आ गया 3 बराबर 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ भी बराबर आ गया, तो ये भी हल हमारा ठीक है। अब इन्हीं हलों को अगर हमें टेबल के रूप में लिखना हो तो टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे किसी समीकरण के लिए, पहले तो हम बनाएंगे एक टेबल, इस प्रकार टेबल बनाएंगे ऐसे, और उस टेबल में हम यहाँ इस साइड लिखेंगे, क्योंकि हम x और y के हल निकालने हैं तो x और y लिखेंगे। अब जितने हमें सॉल्यूशन करने हैं उतने सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, y को हमने 0 माना था, तो यहाँ लिखेंगे पहली टेबल में y इक्वल्स टू 0, y को 0 मानने पर हमारा x का मान क्या है 6 आया था, तो x का मान आ गया 6। और दूसरे में क्या माना था हमने y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ क्या करेंगे हम लिख देंगे y इक्वल्स टू 1, तो x का मान क्या आया था, x का मान आया था 3, तो यहाँ आ गया 3। तो टेबल इस प्रकार बनाते हैं। अब उसके बाद अगर हम तीसरा हल निकालना चाहें तो तीसरा हल अब मैं आपको इससे निकाल के दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू है 6 माइनस एक्स अपॉन 3। अब क्या है यहाँ x लिखा है बराबर में, तो हमें x का मान मानना पड़ेगा। तो माना x बराबर क्या है हमारा, x बराबर हम मानते हैं, अगर 2 मानेंगे तो 4/3, अगर 2 मानूं तो क्या होगा 4/3, अगर 5 मानूं तो क्या आएगा 1/3, अगर मैं इसको मान लेता हूँ 6, तो x का मान 6 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 अपॉन 3, तो 6 माइनस 6 आ गया 0 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 क्या हो गया 0। तो जब हमने x का मान 6 माना तो y का मान क्या है 0, तो हल क्या बनेगा हमारा 6,0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x का मान 6 मानने पर y का मान 0 आया, तो हमारी टेबल बनेगी इसके हलों की। अब आगे आप जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और बात, हल तो मैंने आपको बता दिया कि हल क्या होते हैं, हल वो होते हैं जो उसका मान निकल के आया बिंदु का, अगर हम उन्हीं बिंदुओं के मानों को दोबारा उस समीकरण में रखें तो या तो दोनों साइड बराबर आ जाए या फिर जो दूसरी साइड मान है उसी मान के बराबर इधर वाला आ जाए, या फिर दोनों साइड 0 आ जाए, ठीक है। अब ये हल होते क्या है, हल का मतलब है कि जो रेखा की समीकरण है, जो भी रेखा के इस रेखा की समीकरण है, तो जो भी हल हमने निकाले हैं वो इसी रेखा पर लाई करेंगे, यानी फिर इसी रेखा पर एग्जिस्ट करेंगे आगे, जब हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे।
तो जितने भी हल होते हैं वो उसी रेखा पर एग्जिस्ट करते हैं, उस रेखा को सीधा बनाते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, बिल्कुल सीधी उसी रेखा पर एग्जिस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेखा के हल या फिर शून्य या फिर सॉल्यूशन निकालना आ गए होंगे और टेबल ड्रॉ करनी भी आ गई होगी। तो जल्दी से आप इस तरीके को नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट जो जानेंगे वो जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्मों का आलेखीय विधि से हल किस तरीके से निकालते हैं। तो जो टॉपिक है पहले हम उसे लिख देते हैं, हल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको कुछ लाभ होगा, अन्यथा अगर बीच में छोड़ करके आप चले गए तो फिर बीच में ही छूट जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब आलेखीय विधि से हल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल है हमारे पास कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो क्या हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरी हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और अब सवाल में कहा है कि इसका आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के दो दो हल निकालेंगे। इस समीकरण के अलग हल निकालेंगे दो और इस समीकरण के अलग दो हल निकालेंगे। अब हल कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो पहले हम लिखते हैं पहली समीकरण। तो पहली जो समीकरण है उसे पहली समीकरण हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसके हल कैसे निकालते हैं अभी बताया था कि पहले क्या करते हैं, हम x को y के पदों में लिख लेते हैं या फिर y को x के पदों में लिख लेते हैं। जहां तक है मेरे हिसाब से आपके लिए आसान रहेगा कि आप ज्यादातर निकालें y को x के पदों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए x को y के पदों में निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 6 माइनस 3y। यहाँ जो इजी लगे आपको उस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, मानना चालू करते हैं। तो मानेंगे क्या, हम मानेंगे y का मान। तो माना y इक्वल्स टू क्या है 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0, x का मान आ गया 6। तो यहाँ जो पहला हल निकला हमारा वो क्या निकला 6,0। और दूसरा मान माने तो माना y बराबर क्या है, y बराबर मानते हैं 1। तो y बराबर 1 है तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1। तो कितना आ गया 6 माइनस 3, तो x का मान आ गया 3। तो यहाँ जो दूसरा हल निकला वो क्या निकला, दूसरा हल निकला हमारा 3,1। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि दो ही हल क्यों निकालने किसी भी समीकरण के। तो दो हल हम इसलिए निकालते हैं कि कोई भी रेखा यदि हमें ड्रॉ करनी है, कोई भी रेखा हमें खींचनी है, तो हमारे पास कम से कम दो बिंदु होने चाहिए। कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, दो। जैसे कि मान लिया एग्जांपल दे तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इन्हीं को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेखा बन जाएगी। तो कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो ये हमने दो बिंदु निकाल लिए। तो इसी वजह से किसी भी रेखा के क्या करते हैं, कम से कम दो ही हल निकालते हैं जब उसे ड्रॉ करना होता है। तो पहली रेखा के तो हमने दो हल निकाल लिया, दूसरी के निकालते हैं। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, जो सेकंड समीकरण है। तो इससे क्या करेंगे हम यहाँ हम x का मान निकाले तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3y और यहाँ से सॉरी प्लस 3y माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन हो जाएगा 2। तो हमने x का मान निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना यदि हम y बराबर 0 मानते हैं, तो y बराबर 0 मानेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 12 प्लस 0 अपॉन 2 और x इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 2, तो x का मान आ गया 6। तो यहाँ पहला हल निकला 6,0। अब अगर दूसरा हल निकालें इसका, तो दूसरा हल क्या होगा, दूसरा हल होगा अगर y का मान माने, ऐसा मान मानना y का कि x दूसरा जो पद हम निकाल रहे हैं, x जिसका मान हम निकाल रहे हैं y का मान करके, वो अपॉन के रूप में ना आए। तो अगर हम y का मान माने यहाँ पर 1 मानेंगे तो क्या होगा 3, 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो बचे हमारे पास 9। तो 9/2 तो अपॉन में आगे कटेगा ही नहीं। अगर हम माने 2 तो 2 मान के देखते हैं y का मान। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो यहाँ कितना आएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 अपॉन 2, x इक्वल टू आ गया 9। अब अपॉन में नहीं आया तो यहाँ इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू अब हमारा जो हल बना वो क्या बना 9,2।
तो हमने 4 हल निकाल लिए, यानी कि पहली समीकरण के 2 हल और दूसरी समीकरण के 2 हल। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि इन जो बिंदुओं को हम ग्राफ पर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जैसा कि अभी हमने 4 हल निकाले दोनों समीकरणों के, एक समीकरण के 2 हल और दूसरी समीकरण के भी 2 हल, वो आप सभी के सामने लिखे हैं। ठीक है, पहली समीकरण के हल 2 ये रहे और दूसरी समीकरण के हल 2 ये रहे। यहाँ क्या है 6,0 है। तो इनके हल हमने निकाल लिया। अब इसको हम ग्राफ पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं समझिएगा। ग्राफ पे बनाते हैं ऐसे। अब इस कार्तीय तल में हम उतने ही बिंदु बनाएंगे। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम उतने ही बनाते हैं जितनी हमारी लिमिट है। जैसे कि x का जो उच्चतम मान है वो कितना है, x का मान उच्चतम 9 है। ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो उच्चतम क्या है 9 है। और इसी प्रकार y का जो मान है उच्चतम वो क्या है 0, 1 और 0 और 2, यानी कि y का 2 है और x का कितना है 6। तो इस कार्तीय तल में जो एक्सिस होती है यानी कि अक्ष होते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। इस साइड की जो x अक्ष होता है वो होता है पॉजिटिव, ये वाला होता है पॉजिटिव। इस साइड वाला जो x होता है वो होता है नेगेटिव और ये वाला जो y होता है ये भी होता है नेगेटिव, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, ये दोनों होते हैं नेगेटिव। अब यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, x का मान उच्चतम क्या है 9, तो 9 तक बनाएंगे। तो एक इनकी जो दूरी है बीच का डिस्टेंस है आपको बराबर ही लेना है। अगर ये डिस्टेंस बीच का जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आपका इधर उधर हो गया तो सवाल का आंसर जो है वो सही नहीं आएगा आलेख की विधि से। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे हो गए। तो y का मान 2 तक निकालते हैं, तो 1 और ये 2, तो 1 और 2। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो पहली समीकरण हम बनाते हैं। मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। तो यहाँ जो पहला A बिंदु है वो 6,0, यानी कि x पर 6 और y पर 0, तो 6,0 कहाँ आएगा 6,0 बिंदु A, 6,0 जो कि हमारा बिंदु A। दूसरा बिंदु क्या है 3,1, यानी कि x पर 3 और y पर 1, वो आ जाएगा यहाँ। 3,1 जो होगा बिंदु P। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं नहीं तो मिलाने में परेशानी होगी। 3,1 x पर 3 बनाएंगे। देखो 3 के सामने का x पर यहाँ पर और y के सामने का 1 यहाँ पर, तो यही बनाएंगे इसको बिंदु P। अब ये हमारे 2 बिंदु बन गए पहली रेखा के, तो इनको मैच कर देंगे। मैच कैसे करेंगे, बिल्कुल सीधा इसको इससे मिलाते हुए ऐसे। इसको आप स्केल की मदद से कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इस सवाल का आंसर सही नहीं आएगा। तो हमने क्या कर दिया है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये हमने 2 बिंदु मिला दिए। ठीक, अब उसके बाद जो हमारी दूसरी रेखा है उसका बिंदु पहला 6,0, उसका भी सेम है 6,0, x पर 6 और y पर 0। तो x पर कितना है 6, तो बिंदु वही हो जाएगा। इसको मान लीजिए बिंदु C भी है, तो x पर 6 और y पर 0 सेम रहेगा। यहीं पर बना देते हैं, इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ 6,0 ये बिंदु C। और दूसरा क्या है 9,2, x पर 9 और y पर 2, तो यानी कि यहाँ आएगा ये, तो 9,2 बिंदु D मान लेते हैं इसको। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी एक रेखा खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमारी इस प्रकार खिंच जाएगी। ये काम बिल्कुल स्केल की मदद से कीजिएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा सवाल बिल्कुल। यहाँ क्या है 6,0। तो अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन के हमने रेखाएं ड्रॉ कर ली, दोनों इक्वेशन की। ठीक है, दोनों इक्वेशन की रेखा ड्रॉ कर ली। पहली इक्वेशन क्या थी, x + 3y = 6। पहली हमने ये वाली ड्रॉ करी, तो इसकी जो समीकरण है यहाँ लिख देते हैं। वैसे तो लिखते उसके ऊपर ही, लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6, ये इसकी रेखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12, ये इसकी रेखा है। तो हमने इन दोनों रेखाओं के ऊपर उनकी इक्वेशन लिखना जरूरी है, जिससे कि पता चले कि कौन सी रेखा कौन सी समीकरण की थी। अब इसके बाद हल कैसे निकालते हैं आलेख की विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, हल इनके निकाल लेंगे, उसके बाद इनको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं और उस बिंदु पर जो भी पॉइंट बनेगा x और y के लिए,
वही क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का हल होगा। तो इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहाँ काटा है, 6,0 पर। तो इन दोनों रेखाओं का जो हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6,0। यही क्या हो जाएगा इसका रेखाओं का हल, और यही इसका आंसर। तो आलेख की विधि से हल इस प्रकार निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसको अब नोट कर लीजिए। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों का गणितीय निरूपण। अब जैसे कि हमें मान लीजिए तो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि दो अलग अलग समीकरण दे रखी है, उनकी जो एक समीकरण है, दो अलग अलग रेखा, उनकी जो समीकरण है वो इस प्रकार है। मान लेते हैं पहली रेखा है जो उसकी समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और जो दूसरी रेखा है उसकी जो समीकरण है मान लेते हैं वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे पास रैखिक समीकरण है, तो इस वजह से दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस वजह से दोनों में ही दो पद है x और y जो कि समान रहते हैं। बाकी जो कांस्टेंट है a b c इनका मान बदलता रहता है, इस वजह से इनको a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 लिखा है। अब इन्हीं से हम जानेंगे कि इनमें तीन कंडीशन होती है, उन तीन कंडीशनों में किस प्रकार ये रेखा किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है हमारी वो होती है कब ये रेखा संगत होती है, कब प्रतिच्छेदी होती है, कब समांतर होती है, कब संपाती होती है, सभी को जानेंगे हम। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम मानते हैं कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रतिच्छेदी वाली। प्रतिच्छेदी हो और संगत हो। वो कब होती है रेखा, प्रतिच्छेदी हो, संगत, और क्या होगा, एक हल। प्रतिच्छेदी होंगी, संगत होंगी और एक हल होगा। वो कब होगा, अब एक वर्ड है इसमें संगत। संगत क्या होता है, संगत का मतलब है, संगत हम किन्हीं भी दो रेखाओं को तब कहेंगे जब वो दो रेखा, मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये दोनों रेखाएं संगत नहीं है। संगत क्यों नहीं है, क्योंकि पहली रेखा और दूसरी रेखा, ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही। तो अब संगत कब होंगी, संगत का मतलब है टच करना। जैसे ही रेखा एक दूसरे को टच कर दे किसी भी बिंदु पर, तो ये रेखा संगत होंगी। ठीक है, संगत से मतलब है कि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम एक बार टच कर रही तो वो संगत होंगी। और प्रतिच्छेदी का मतलब भी यही होता है कि प्रतिच्छेदी का मतलब काटना, जैसे कि यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। और एक हल का मतलब क्या, एक बार काटा तो एक हल, दो बार काटे ये रेखा, मान लीजिए दूसरी रेखा आई तो ये वाली रेखा। अब ये मान लीजिए रेखा का नाम L है, ये वाली हमारी M है, ये वाली हमारी N है। अब इसके क्या होंगे, L के तो अनेक हल, कितने हल है देखो, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, चार बार काटा और पांच बार काटा, तो L के लिए 5 हल। और N के लिए केवल क्या है, एक और दो हल। और M के लिए क्या है, M के लिए बहुत हल हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बार और 6 बार काटे तो 6 हल हो गए। तो ये होता है इनका प्रतिच्छेद करना। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही हल बनते हैं। और संगत का मतलब है एक बार अगर टच कर ले तो वो संगत हो गई। तो प्रतिच्छेदी कब होगी, संगत कब होगी और एक हल कब होगा। तो कंडीशन क्या होती है गणितीय रूप में, जब A1 अनुपात क्या हो, A2, यानी कि A1 और A2 का अनुपात बराबर ना हो B1 और B2 के अनुपात के। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले जो रेखाएं दे रखी होंगे मैं उनका अनुपात निकालेंगे, A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे और B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे। और वो अनुपात अगर बराबर नहीं आता एक दूसरे के, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी होती हैं और क्या होती हैं, संगत होती हैं और क्या होती हैं, और ये एक हल इनका होता है, एक हल या कह लें अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। ठीक है, ये बात कोई भी कह लो आप, दोनों सब सही है। अब इसके बाद जैसे इसकी अब डायग्राम और बना लेते हैं कि ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी करने की और संगत की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है समांतर। अब रेखाएं समांतर कब होती है, समांतर और असंगत और कोई हल ना हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, समांतर के लिए, असंगत के लिए और कोई हल ना होने के लिए। तो वो कंडीशन होती है हमारे पास ये वाली, जब A1 और A2 का अनुपात बराबर आ जाए B1
और B1 और B2 के अनुपात के, लेकिन वो बराबर ना हो C1 और C2 के अनुपात के। यानी कि A1 और A2 का अनुपात बराबर हो B1 और B2 के अनुपात के, और इन दोनों के अनुपात बराबर ना हो C1 और C2 के अनुपात के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये रेखाएं दोनों आपस में समांतर हो जाती हैं। अब समांतर होंगी तो क्या होगा, असंगत होंगी। असंगत कैसे, जैसे मान लीजिए एक रेखा सीधी जा रही है और दूसरी रेखा भी हमारी सीधी ही जा रही है। तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के बीच की दूरी को बरकरार रखेंगी और मेंटेन करके चलेंगी तो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। तो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, मिलने पर ही हल होता है। तो नहीं मिलेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, और कोई हल नहीं निकलेगा और मिलने पर ही संगत कहलाती है। तो नहीं मिलेंगे तो संगत भी नहीं, आने की असंगत होंगी। और समांतर का मतलब क्या, दूरी बरकरार रहेगी। तो रेखा कब होगी समांतर, जब कोई वो मिले ना। और जब असंगत कब होंगी, जब वो मिले ना। और हल भी कब नहीं होगा, जब वो मिले ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। और कंडीशन होती है A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर आ जाए, और बराबर ना आए किसके, C1/C2 के अनुपात के। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो तीसरी कंडीशन हमारी है, वो तीसरी कंडीशन है वो है समांतर हो गई और प्रतिच्छेदी हो गई। उसके बाद है संपाती। अब संपाती क्या होती है, संपाती और संगत और अनेक हल। अनेक हल, तो कब रेखा संपाती होंगी और संगत होंगी और इनके अनेक हल होंगे, ये कब होता है ऐसा? ऐसा होता है तब जब रेखाओं के A1 और A2 का अनुपात बराबर हो B1 और B2 के अनुपात के, और वो बराबर हो C1 और C2 के अनुपात के। यानी कि जब तीनों ही अनुपात जो है वो बराबर आ जाएं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, संगत होंगी और इनके अनेक हल होंगे। अब कैसे, अब संपाती क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रेखा है, उसी रेखा के ऊपर सेम साइज की हमने दूसरी रेखा भी क्या है, सेम साइज की है, और बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए और उसको अच्छे से कवर कर ले। दूसरी रेखा में दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। दूसरी रेखा हमारी ठीक ये मानिएगा आपके इसके ऊपर है, तो ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल हर पॉइंट पर उसको टच करे, ऊपर आ जाए और पॉइंट पे टच करे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है, सेम साइज का दूसरा 5 रुपए का सिक्का है, तो जब सिक्के के ऊपर सिक्के को रखेंगे तो वो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे इस तरीके से कि नीचे वाला सिक्का हमें नजर ही नहीं आएगा। इस कंडीशन को कहते हैं संपाती होना। तो इसी प्रकार यहाँ क्या है, जब एक रेखा के ऊपर सेम साइज की दूसरी रेखा आ जाए तो वो संपाती कर एक दूसरे को, यानी कि ओवरलैप कर देंगे। उसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों अनुपात समान आ जाए तो क्या रेखा संपाती होगी। और संगत है क्योंकि भाई हर पॉइंट पर टच कर रही है, टच करने से ही संगत कहलाती है, टच ना करे तो संगत हो जाती है। तो क्या है, संगत होगी, संगत तो साफ साफ कुछ ज्यादा ही संगत है, तो पूरी चिपक रही है। उसके बाद क्या है, अनेक हल। अब अनेक हल क्या मतलब क्या है कि अगर एक बार मिले तो एक हल, 2 बार मिले तो 2 हल, 3 बार मिले तो 3 हल, 4 बार मिले तो 4 हल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ क्या है, यहाँ तो पूरी ही मिल रही है तो हर बिंदु पर हल होगा इसका। मान लीजिए यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल, यहाँ भी हल, यहाँ भी हल, हर बिंदु पर हल। तो इस प्रकार इसके कितने हल हैं, इसके हैं अनेक हल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके तीनों जो है कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि कब रेखा समांतर होती है, कब संपाती होती है, कब प्रतिच्छेदी होती है। तो इसका जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के इतना जो भी मैंने आपको समझाया है अभी तक वो सब आपके समझ में आया होगा। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला जो इसका होगा थोड़ा सा और रहेगा इस चैप्टर में, जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अगली वीडियो में ही है। तो उस वीडियो के लिए पार्ट 2 जो है इस वीडियो का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, हल निकालने की कोशिश करिएगा। अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, तो इसको आप जरूर देखिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का आप पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।